हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 पे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस हमने ये टॉपिक को पहले की वीडियोज़ में कवर कर लिया था, और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कहते हैं HRIS। उसके अलावा EHRM क्या होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स तो हमने इसके कवर कर लिए थे, बट जो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी हमें कवर करने हैं, वो है हाउ HRIS वर्क। इसका मतलब है ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले स्टेप ये होता है, सबसे पहले तो इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट करना है इन्फॉर्मेशन का, तो उसके लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो डाटा कलेक्शन होनी चाहिए सबसे पहले। व्हाट डाटा टू कलेक्ट, मतलब कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो डिसाइड करना है सबसे पहला काम। उसके बाद आता है रिमूव करना है अननेसेसरी डाटा को, और सॉर्ट करना है जो यूज़फुल डाटा होगा हमारा, उसको सॉर्ट करना है। उसके बाद आता है डाटा मैनेजमेंट स्टेप्स। उसके बाद अब डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसको मैनेज करने के स्टेप्स लेने हैं। पहला स्टेप ये होगा प्रोसेस करना है डाटा को, मतलब सॉर्ट करना है, एडिट करना है और समराइज़ करना है। उसके अलावा स्टोर करना है डाटा को कोड, इंडेक्स और फाइल के फॉर्म में। फिर रिट्राइव करना है डाटा को, जब ज़रूरत हो हमें डाटा, जब हम उसको ले पाएँ इस तरीके से हमें उसको एंटर करना है। फिर आता है चेक इफ़ द डाटा इज़ यूज़फुल और करेक्ट। अब ये चेक करना है कि डाटा यूज़फुल है और सही तरीके से हमने फिल कर दिया है, करेक्ट है वो डाटा, हमें ये भी चेक कर लेना है, एक बार वेरीफाई करना है। उसके बाद आता है शेयर डाटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब जिस भी फॉर्मेट में जिस भी पर्सन को उस डाटा की ज़रूरत है, उसको उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में शेयर करना है। फिर आते हैं हाउ टू डिज़ाइन HRIS, मतलब ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो इसके 4 स्टेप्स हैं जो डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं इस सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला तो काम यही आएगा, अगर हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है तो सबसे पहला काम तो यही है कि प्लानिंग करनी होगी। अब प्लानिंग, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें जो है डिफ़ाइन करने होंगे गोल्स हमारे, क्या है एक्टिविटीज़ करनी है, हमें स्ट्रक्चर क्या है उस सिस्टम का। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी हमें इन्फॉर्मेशन की। अब ये स्टेप सेकंड है, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन किस किस पर्सन तक किस तरीके से मूव होगी, वो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। अब क्या डिफ़ाइन करेंगे, फिक्स गैप होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मूव कैसे करेगी। फिर थर्ड स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने ये जो प्लानिंग करी है और ऑर्गेनाइजिंग करी है इन्फॉर्मेशन फ़्लो की, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और जो है स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे कि मतलब इस तरीके से इसके अंदर डाटा ऐड करना है, इस तरीके से डाटा अवेलेबल होगा। फिर फोर्थ स्टेप आता है फीडबैक। फीडबैक में हम इम्प्रूव करेंगे कोई भी हमारे जो चेंजेस हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी चेंजेस हैं उनको एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा इम्प्रूव करेंगे जो भी रियल में यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्रूव करेंगे अपने सिस्टम को। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, तो जो कंपनीज़ हैं इनको एक्चुअली में अप्लाई कैसे करती हैं अपने डेली टास्क में, तो वो समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो बना लिया एक कंपनी ने, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक कंपनी का वैल्यूएबल एसेट्स है, उसके एम्प्लॉयज़, उनके वर्कर, लेबर, इन सब का जो है डाटा, जिसमें उनका सारा जो उनकी जो स्किल्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं और सब उनकी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती है। तो अब ये सिस्टम तो कंपनी ने बना लिया, बट ये कंपनी का एक्चुअल में यूज़ कैसे करती है, अब जो डेली टास्क होते हैं उसमें इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन में इस डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है जॉब रोल, जॉब ड्यूटीज़। अगर हम इसमें पहले ही डिफ़ाइन कर देंगे चीज़ों को, तो उस तरीके से ये जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा कि अगर हम इसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि
हमने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा लिख लिया कि कोई किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई 10th का पास है, कोई 12th पास है। इस तरीके से हम सबका डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 12th पास वाले जो वर्कर्स हैं उनको मतलब उस काम को असाइन करेंगे, उस जॉब के लिए असाइन करेंगे। तो हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा हमें जॉब रोल और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है HR प्लानिंग। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना स्टाफ चाहिए होगा, तो उसके लिए भी ये डाटा बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आता है रिक्रूटमेंट। अब प्लानिंग करी थी जब ये डाटा ज़रूरी था कि कितना स्टाफ हमें चाहिए, अभी हमारे पास प्रेजेंट कितना जो है स्टाफ है। उसके अलावा जब हम रिक्रूट करेंगे उनको, तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ट्रैक करने में उनकी जॉब की पोस्टिंग क्या होगी और उनका इंटरव्यू कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब इसमें अवेलेबल होते हैं। फिर आता है सक्सेशन प्लानिंग। उसके बाद जब हम वो रिक्रूट हो जाते हैं, अब सक्सेशन मतलब उनको एक तरीके से ऊपर प्रमोशन प्रोवाइड करने की प्लानिंग। तो इसमें एम्प्लॉय को हम ढूंढते हैं जो कि सुटेबल होगा फ्यूचर लीडर बनने के, उस रोल के लिए जो फिट होगा फ्यूचर लीडर बनने के लिए, उसको हम एम्प्लॉय को ढूंढते हैं इसमें। वो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम उसमें फाइंड करते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो इसमें हमें ये भी ट्रैक करना होगा कौन से क्या ट्रेनिंग चाहिए, कब चाहिए, कौन से एम्प्लॉयज़ को चाहिए, तो वो भी इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही हम पता लगा पाएंगे। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ट्रैक करते हैं उनकी गोल कितने अचीव कर पाए वो, उनको ट्रैक करते हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को हम रेटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन में हम हेल्प करते हैं सेट करने में जॉब की रैंक और उनकी सैलरी। हम इससे जॉब की रैंक क्या होगी, वो किस रैंक की जॉब है, और साथ साथ उनकी सैलरी क्या होगी, वो जॉब इवैल्यूएशन में हम सेट करते हैं। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन में हम सैलरी उनकी ट्रैक करते हैं, सैलरी, उनकी बेनिफिट्स, और जो जो उनको मतलब इक्विटी जो शेयर्स उनको प्रोवाइड करने हैं वो चीज़ें भी हम इसमें इसकी इंफॉर्मेशन से हम उनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉई जो है वो कितना सेटिस्फेक्शन है, मतलब सेटिस्फाई है, और उसका जो सेटिस्फेक्शन कितना है, उसका मोरल कैसा है, वो हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ EHRM। EHRM क्या होता है, तो ये होता है EHRM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं हैंडल करने में हमारे ह्यूमन रिसोर्स के काम को। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को फास्ट, क्योंकि जब जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली फास्ट और क्विक हो जाता है। क्योंकि EHRM का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके। इसमें हम हैंडल कर पाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के जो भी काम होते हैं उनको मैनेज कर पाते हैं। इसमें ये हेल्प मिलती है कि इसमें हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है वो फास्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो HR के टास्क होते हैं जैसे उनका पेरोल मतलब उनकी सैलरी, उसके अलावा हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू, जो वो काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करना, उसको देखना, एंड एम्प्लॉय के जो भी रिकॉर्ड है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लिखा जाता है, ना कि पेपर पे। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है, उनकी सैलरी कितनी मिल रही है, उनको कब हायर किया था, उनको ट्रेनिंग की कब ज़रूरत है, उनके पास क्या स्किल्स है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके अलावा एम्प्लॉय का सारा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो सब इसके अंदर लिखा जाता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ना कि पेन और पेपर का यूज़ करके। फिर आता है एडवांटेज क्या है अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सबसे पहले तो ये एफिशिएंट सर्विस है, ये टास्क जो होता है बहुत फास्टर होता है, क्योंकि जब किसी भी काम को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेंगे तो इसमें हमारा जो है मैनुअल वर्क बहुत सारा बच जाएगा। तो ये टास्क जो है बहुत फास्ट हो जाता है और इसके अंदर एरर भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने टास्क जो हमारे एरर्स हैं वो हम साथ के साथ रिमूव करते चलें और कम से कम हमारे एरर्स आगे तक जाएँ। उसके बाद आता है कॉस्ट सेविंग। जब हमें जो है स्टाफ की कम ज़रूरत होगी, मतलब फ्यूअर स्टाफ नीडेड फॉर पेपर वर्क, जो भी क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें पेपर वर्क के लिए हमें स्टाफ की बहुत कम ज़रूरत होगी, और सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए रूटीन टास्क होगा, सॉफ्टवेयर हैंडल करना है होगा इसके अंदर, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा। फिर आता है
मैनेजमेंट। ये ज़्यादा जो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है एम्प्लॉयज़ का, वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम और अपडेट कर सकते हैं ईज़िली। क्योंकि जब हम पेपर पे वो वर्क करते हैं तो एक हम लिमिट तक ये डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बट डाटा इसके अंदर डाटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का हम इकट्ठे डाटा स्टोर कर सकते हैं और क्विकली उनको अपडेट भी कर सकते हैं। फिर आता है क्विक एनालिसिस। जब सॉफ्टवेयर हेल्प करता है क्विक परफॉर्मेंस चेक में और फेयर अप्रेजल में। जो इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें क्विकली और ईज़िली। उसके अलावा ये जो इसमें एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर लेस चांस होते हैं मिस्टेक के और बायसनेस भी कम होती है क्योंकि जो ये ऑटोमेशन का काम है, मतलब ये ऑटोमेटिक होता है। जब हम इसमें फिल कर देते हैं तो उस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसमें जो है एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है अब टाइप क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टाइप क्या हैं। तो इसके तीन तरीके के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला आता है ऑपरेशनल EHRM। इसके अंदर हम हैंडल करते हैं ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब जो बेसिक टास्क हैं, एडमिन के जो टास्क हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो टास्क हैं, जैसे हमारी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, एम्प्लॉय का जो भी रिकॉर्ड हो गया, वो इस ऑपरेशनल HRM में, इलेक्ट्रॉनिक HRM में लिखा जाता है। उसके बाद इसमें डे टू डे जो है HR के वर्क ईजिली और फास्टली हम इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर आता है रिलेशनल इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सपोर्ट करता है प्रोसेस करने में, जैसे रिक्रूटमेंट। रिलेशनल मतलब जिसमें हम रिलेशन बनाते हैं एम्प्लॉय से, कंपनी रिलेशन बनाती है जिसके अंदर की एक रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है और उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है। ये हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है और जो हमारा एम्प्लॉई होता है, उन दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये फोकस करता है स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी पे, जैसे प्लानिंग करना, पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इनोवेशन। इसका एम ये है कि ट्रांसफॉर्म करता है कि कैसे जो ये HR वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इनका एम ये होता है कि इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, मतलब चेंजेस ला सकें अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज चेंज। फिर आता है प्रैक्टिसेस यूज़ ऑफ EHRM। अब ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं और क्या यूज़ है इस इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्या यूज़ है। अगर हम मैनुअल भी ये काम कर रहे थे तो फिर अब EHRM की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में बहुत मतलब हेल्पफुल है ये। हम यूज़ करते हैं HRM को, इलेक्ट्रॉनिक HRM को, जब हम रिक्रूट करते हैं। इसमें हम हायर करते हैं वेबसाइट से, जॉब पोर्टल से और सोशल मीडिया से, ना कि न्यूज़पेपर से। तो रिक्रूटमेंट में ये हेल्प करता है हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें हम हायर करते हैं पीपल को वेबसाइट से, जॉब पोर्टल से और सोशल मीडिया से। उसके अलावा आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन भी हम रिक्रूट तो कर लिया, हम सिलेक्शन भी अब सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं एक ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो इंटरव्यू होता है और हम उनको डिजिटली एक जॉब लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है लर्निंग। इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वीडियोज़ का यूज़ करके क्विजेज़ दिए जाते हैं और इंटरैक्टिव सेशन भी उनको दिए जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस, मतलब जो लाइव विद द इंस्ट्रक्टर। सिंक्रोनियस मतलब जो कि इंस्ट्रक्टर जिस टाइम पढ़ा रहा है उस टाइम ही हम समझ रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय के सेम टाइम पे जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, लाइव ट्रेनिंग चल रही है। उसके अलावा फिर आता है असिंक्रोनियस, मतलब होता है कि सेल्फ पेस्ड और रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में एक लर्निंग पोर्टल दे दी जाती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ के पास जब टाइम होता है, जब वो फ्री होते हैं अपने वर्क प्रेशर से, तो वो इस लेक्चर्स को, इसके अंदर जो वीडियोज़ हैं, क्विजेज़ हैं, वो इंटरैक्टिव सेशंस हैं, उनको वो देख सकते हैं। उसके अलावा आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है और एम्प्लॉय को फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है उसके अकॉर्डिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, तो ऑटोमेशन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आता है कंपनसेशन, जो ऑनलाइन जो टूल्स हैं मैनेज करते हैं जो सैलरी, बोनस और बेनिफिट एफिशिएंटली, किस तरीके से एक एम्प्लॉय को कितना उसका जो है बोनस बन रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, उनको क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ये कंपनसेशन। फिर आता है बायोमेट्रिक, जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है हमारी, वो मार्क करती है अटेंडेंस, ताकि जो है हम फेक जो एंट्रीज़ हैं उनसे बच सके। तो हमारा बायोमेट्रिक भी बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम HRM
को फॉलो करें, जिससे कि हम बायोमेट्रिक भी कर सकें और भी ई कंपनसेशन, ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ई लर्निंग, ई सिलेक्शन एंड ई रिक्रूटमेंट, ये कुछ प्रैक्टिसेस थी और यूज़ थे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। फिर आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ EHRM। इसके अंदर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अब अगर हम पेपर पे ये रिकॉर्ड करते थे और हम डिजिटली उस फॉर्म में आ चुके हैं, डिजिटल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेपरलेस है, तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? तो एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिया, अब डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे इसके। जैसा आता है पहले तो हाई सेटअप कॉस्ट। सबसे पहले तो जो इंस्टॉलेशन होता है, ये जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसको इंस्टॉल करने में, इसको चलाने में, रन करने में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क। इसके अंदर जो सेंसिटिव एम्प्लॉय का डाटा होता है वो हार्ड होता है प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसमें साइबर जो है अटैक और साइबर क्राइम होना जो एक तरीके से इसके अंदर कॉमन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डाटा इजीली किसी के पास भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बट अगर यही हम एक रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉय का डाटा, तो वो चांस कम है कि वो कंपनी से बाहर जाए। बट ये डाटा जो है किसी ने हैक कर लिया, हैकिंग और इस तरीके के जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस तरीके से ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क होता है इसमें। एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल, उनकी जो करियर से रिलेटेड, उनके पास से रिलेटेड, वो सब जो है वो प्रोटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एम्प्लॉय का बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, इसलिए। फिर आता है ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर इसमें जो भी इसको सिस्टम को मेंटेन करेगा, ताकि इस सिस्टम को अच्छे से मेंटेन कर सके, इस नए सिस्टम को, तो इसके लिए स्टाफ जो चाहिए होगा वो हमें ट्रेनिंग, जिसको ट्रेनिंग अच्छे से मिल रखी हो और वो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग का यूज़ कर सके। ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम उसको देनी होगी, क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है। वो जैसे ही एक मैनुअल वर्क से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होंगे तो उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होगी, तो हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा। फिर आता है साइबर रिस्क। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो सिस्टम है इसमें हैक होने के, करप्ट होने के और साथ साथ वायरस से इफेक्ट होने के काफ़ी सारे इसमें मतलब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये इस प्रोसेस से हो, जिसके अंदर ये हैक्ड हो जाए, करप्ट हो जाए, या फिर इसके अंदर कोई वायरस अफेक्ट कर जाए। तो इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क भी रहता है, और क्योंकि साइबर रिस्क इसमें अवेलेबल है, इसलिए। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 13, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है, क्या इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और कोई भी फीडबैक हो, कोई आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक्स को कवर करूं, या फिर आप कोई और सीरीज़ चाहते हो इस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर ज़रूर ध्यान दूँगी। थैंक यू।